So these are the 6th component of the HVM जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। तो यहाँ पर सोशल वर्कर कैसे हेल्प करेगा? सोशल वर्कर सबसे पहले क्लाइंट से उसके जो इंडिविजुअल बिलीफ है, लाइक परसीव ससेप्टिबिलिटी डिजीज, परसीव सिविरिटी एंड परसीव बेनिफिट क्या क्या है, कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि उसको रोक रहे हैं, उसकी सेल्फ एफिकेसी, इन सब चीज़ों को जानेगा, अंडरस्टैंड करेगा। फिर उसको लेकर के स्पेसिफिक जो है एक प्लान तैयार करना, इफेक्टिव प्लानिंग करना कि कैसे पर्सन स्मोकिंग को क्विट कर सकता है। इस प्रकार से सोशल वर्कर हेल्प करेगा क्लाइंट की एक बेहतर एक सही प्लान डेवलप करना और स्मोकिंग को रोकने के लिए जो है इस तरीके से इस मॉडल का यूज करते हुए। क्लियर? बताइए, बोलिए कोई। क्लियर है सर? हाँ, बोलते जाइए। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, दैट इज दी ट्रांस। सर ये जो भी आप समझा रहे हैं ये किस यूनिट का है? 7 का ये? ये 6 का है। तो 6 जो नोट्स है उसमें होगा कि नहीं सर? हाँ, उसमें होगा, लेकिन उसमें पुराना वाला डाला है। मैं इसको ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसको मैं ऐड करके अभी दोबारा अपलोड कर दूंगा, तो नए वाले आपको प्रिंट आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट आपका ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल ऑफ हेल्थ बिहेवियर चेंज। ओके, इसको जनरली हम स्टेज ऑफ चेंज के नाम से भी जानते हैं, स्टेज ऑफ चेंज मॉडल। ओके, ये आपका डेवलप किया गया प्रोसेस का एंड डिक्लीमेंट। डिक्लीमेंटिंग। ओके, तो इनका नाम उसको नोट से मिल जाएगा, सही प्रोनाउंस कर लेना। इनके द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया था। बेसिकली देखो, ये जो मॉडल था इसको डेवलप करने का रीजन ये था कि उन्होंने को बेसिकली एग्जामिन करना था, कंपेयर करना था कि जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो खुद अपनी स्वेच्छा से, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद स्वेच्छा से छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस को जानने के लिए और साथ साथ में ऐसे लोग जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है या हेल्प की जरूरत है या सोशल मतलब किसी भी इंटरवेंशन की जरूरत होती है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए अनुभव को, एक्सपीरियंस को, जो स्मोकर जो कि खुद क्विट कर देते हैं अपने आप से, उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए, उस एग्जाम उनका अनुभव का एक्सपीरियंस करने के लिए इस मॉडल को डेवलप किया गया था। दैट इज स्टेज ऑफ चेंज, कि किस प्रकार से बदलाव हो रहा है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। ये तो पहला इसमें जो स्टेज है, और कौन कौन सी डिफरेंट स्टेज होती हैं जिसमें पर्सन जो है मूव करता है या बदलाव करने के लिए धीरे धीरे करके चेंजेस आता है, तो ये स्टेज दी गई यहाँ पर। पहला है, एनीबडी कौन सी है? प्री टर्मिनेशन। टर्मिनेशन वो पीछे हो जाएगा, टर्मिनेशन आगे भी देख सकते। सी दीज आर द स्टेजेस, तो कि कोई भी पर्सन किसी एक स्टेज में हो सकता है। तो उसको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, तो आपका पहले पहले आ जाएगा प्री कंटेम्पलेशन। दूसरा कंटेम्पलेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्मोकर है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो पहली स्टेज में नहीं हो सकते, वो थर्ड स्टेज में हो या फोर्थ स्टेज में हो। तो ये चेंजेस की स्टेजेस हैं। और स्टार्टिंग से अगर बात करें तो पहले आपका प्री कंटेम्पलेशन आएगा। इसका मतलब क्या होता है पहले वाला? इसका मतलब इसमें जो है पर्सन जो है कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेना चाहते। मान लीजिए कोई स्मोकर है, सिगरेट पीता है, तो वो अपने बिहेवियर को बदलना नहीं चाह रहा है, या नॉट इंटेंटेड टू चेंज देयर बिहेवियर या चेंज देयर हैबिट। सो दिस इज द प्री कंटेम्पलेशन। उसका आता है कंटेम्पलेशन, मतलब बिहेवियर में बदलाव करने का। इस स्टेज के अंदर कंसिडर करते हैं कि बदलाव करना है, बट अभी तक किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है, बिहेवियर में बदलाव आया है, या कंसिडरिंग दैट दे वांट टू चेंज, या बिहेवियर है या स्मोकिंग है उसको रोकना चाहते हैं, बट दे आर नॉट येट कमिटेड टू करने वाले, या उसके प्रति कोई कमिटमेंट नहीं। दैट इज कंटेम्पलेशन, उसके बारे में विचार। फिर आता है प्रिपरेशन स्टेज। इसके अंदर क्या होगा? प्रिपरेशन स्टेज के अंदर, इस स्टेज के अंदर ऐसा होता है कि जैसे कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट मंथ से करेंगे, या फिर अभी
2 महीने बाद या 3 महीने बाद जो है उसको धीरे धीरे करके चेंज करेंगे। या जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल 10 सिगरेट पी रहा है तो बोलेगा कि नेक्स्ट मंथ 5 कर देंगे या 4 कर देंगे, इस प्रकार से धीरे धीरे करके। तो प्रिपरेशन स्टेज होती है, उसको बोलते हैं प्लानिंग स्टेज होती है, जहाँ पर एक्शन लेना हम स्टार्ट करते हैं, बोल देते हैं कि नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट वीक से या अगले दिन से, वो आपके प्रिपरेशन स्टेज कहलाता है। फोर्थ स्टेज आती है एक्शन स्टेज। इसमें जो है बिहेवियर जो है, या बिहेवियर है, कोई एक्टिविटी है, जो हैबिट है, उसमें हम बदलाव करने की बदलाव बदलाव करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्शन। ओके, समबडी इज स्मोकिंग 10 सिगरेट्स, तो वो उसको कम करके 5 कर देगा या 4 कर देगा या 2 कर देगा, 1 कर देगा, तो बदलाव करेगा, एक्शन लेगा, टेक एक्शन। नेक्स्ट स्टेज आएगी आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि जो चेंजेस हुआ है, जो बिहेवियरल चेंज है या जो हैबिट चेंज हुई है, उसको मेंटेन करना। अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी है, कम कर दी है, तो उसको मेंटेन करना काफी लंबे समय तक। नेक्स्ट टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो परमानेंट चेंजेस हो गया है, अगर किसी ने छोड़ दी, क्विट कर दी स्मोकिंग, तो वो टर्मिनेशन कहलाएगा। नाउ पीपल आर देयर नॉट लाइक, उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, जस्ट अगेन जो पुरानी हैबिट है उसको दोबारा जाना, उस पर दोबारा स्मोकिंग करना स्टार्ट करना। जो नया स्टेज या नया जो बिहेवियर जो चेंज हुआ है, जो हैबिट बदली है, उस पर रहना, वो टर्मिनेशन स्टेज कहलाता है। एक परमानेंट चेंज होता है। ओके, तो ये टीएमएम या ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल है। इसके माध्यम से हम किसी पर्सन के जो है जो बिहेवियर है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है, कौन कौन सी स्टेज में बदलाव आ रहा है, कितने किस लेवल का बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से इंटरवेंशन करना है, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। पर्सन किस प्रकार की नीड है, किस स्टेज के अंदर, डिफरेंट स्टेज यहाँ पर है बदलाव की, तो उसी के अनुसार सोशल वर्कर उसको इंटरवीन करता है डिफरेंट स्टेज के अंदर। क्लियर है? सर सर यहाँ पर सेकंड का इम्पोर्टेंस नहीं है क्या सर? क्या बोल रहे हैं? सेकंड का इम्पोर्टेंस नहीं है क्या सर? क्योंकि नोट्स में जो लिखा है उसमें सबसे पहले टर्मिनेशन लिखा गया है। मैंने अभी अभी सर बताया आपने था समझाया तो प्री कॉन्सेप्ट से समझाया है। कि मैंने बोला कि कोई जैसे कोई भी हैबिट है या स्मोकिंग है, तो वो हर एक इंडिविजुअल के अलग होती है। ठीक है, और ये जो स्टेजेस है ये सीक्वेंस में नहीं है। कोई पर्सन हो सकता है प्रिपरेशन स्टेज में होता है, जैसे मान लीजिए 4 दोस्त हैं, वो चारों सिगरेट पिए, तो कोई एक उसमें ऐसा होगा कि जो भी कल से ही छोड़ देगा, एक होगा जो ये 2 महीने बाद छोड़ पाएगा। तो अलग अलग स्टेज के अंदर है, तो जो चेंजेस है वो अलग अलग स्टेज के अंदर आएगा, सबका अलग अलग आएगा। ठीक? तो वो एक जैसा नहीं होगा, ओके ओके। है ना। कोई एक्शन स्टेज के अंदर है, वो कोई प्री कंटेम्पलेशन होगा, बहुत सारे लोग होते हैं 2 साल तक बोलते रहते हैं, नहीं छोड़ पाते हैं। ओके, तो वो डिफरेंट स्टेज होगी। तो उसको हम अगर सीक्वेंस से बोले, मतलब स्टार्टिंग से, अगर एक पर्सन को एग्जांपल लेते हुए देखें, तो हम प्री कंटेम्पलेशन से स्टार्ट करेंगे, लास्ट तक जाएंगे। लेकिन इसमें इंडिविजुअल पर्सन का डिफरेंट हैबिट होता है, तो अलग अलग स्टेज में हो सकता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ चेंजेस, बदलाव की जो डिफरेंट स्टेजेस है। ओके, क्लियर है? ओके सर। जी क्लियर है। नेक्स्ट जो मॉडल है या थ्योरी बोल सकते हैं, दैट इज थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, इसको बोलते हैं टीआरए। इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया? दैट इज फिशमैन एंड अजेन के द्वारा 1975। ओके, एनीबडी इसके बारे में कोई बताया कुछ, थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन? सर इसमें जो है मतलब जो है रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर से रिलेटेड है सर, इसमें ये अध्ययन किया जाता है। ओके, एनीबडी? रीजन एक्शन इसमें लिखा हुआ है कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उसका पीछे कुछ ना रीजन है, तो वो क्या है? वो रीजन मतलब एक इंटेंशन, जैसे कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हमारा बिहेवियर है, उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, वो इंटेंशन डेवलप होती है हमारे एटीट्यूड से। ठीक? हमारे किस कोई भी बिहेवियर या कोई हम एक्शन लेने वाले, कुछ करने वाले हैं, उसके प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है। और सब्जेक्टिव नॉर्म्स, सब्जेक्ट मतलब बाहरी इन्फ्लुएंस, हमारे इंडिविजुअल, हमारी पर्सनालिटी, हमारे इमोशंस, हमारा इंटेलिजेंस, या जैसे कि सोशल आसपास सराउंडिंग्स हो गया, एजुकेशन है, एज है हमारा, इनकम, ये आपके सोशल एस्पेक्ट हो गए, बाकी हमारा नॉलेज हमको कितना है, तो ये सब्जेक्टिव नॉर्म्स हो गए। सब्जेक्टिव नॉर्म्स और हमारा एटीट्यूड उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए या उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए किस प्रकार का हमारा एटीट्यूड है, उसके आधार पर हमारी इंटेंशन डेवलप होती है।
तो इंटेंशन के आधार पे हम बिहेवियर में बदलाव करते हैं या जो भी एक्शन लेते हैं, जो भी हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा? एटीट्यूड्स के द्वारा टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बिहेवियर एंड सब्जेक्टिव नॉर्म्स, मतलब हमारे सराउंडिंग्स, सोशल, इंडिविजुअल्स और आसपास की जो चीजें हैं उसके। ओके, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ तो समझ में आ जाए। ये बिहेवियर है, इससे पहले आपका इंटेंशन आएगा कि हमारी इंटेंशन कैसी है उस चीज को बदलने के लिए, कि हमारा मन है कि नहीं। इंटेंशन डेवलप कैसे होती है? एटीट्यूड से। हमारा एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स चेंज, या जो हम बदलाव चाहते हैं या हमारा जो बिहेवियर है उसको लेकर के, एटीट्यूड। और यहाँ पर सोशल नॉर्म्स या सब्जेक्टिव जो है नॉर्म्स आ जाएंगे। सब्जेक्टिव नॉर्म्स के अंदर सब कुछ आ जाएगा, इंडिविजुअल्स की नॉलेज, अनुभव, एक्सपीरियंस, मूड, इंटेलिजेंस। सोशल डायमेंशन आ जाएंगे इसमें, एज हो गया, इनकम हो गया, रेस हो गया, कल्चर, बाकी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इसके माध्यम से जो है इंटेंशन डेवलप होती है। इंटेंशन जैसी होगी उसी हिसाब से पर्सन का बिहेवियर बदलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था कि कोई भी क्लाइंट है, मान लीजिए उसको स्ट्रगल हो रहा है कि वेट को लूज करने, कम करने में, तो हो सकता है कि उस पर्सन का जो है एक जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव हो सकता है एक्सरसाइज को लेकर। ओके, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से ऐसे अगर वेट कम हो जाएगा तो सबका हो जाएगा, लेकिन होता है सो अगर किसी पर्सन का नेगेटिव एटीट्यूड है एक्सरसाइज को लेकर के, उसका ऐसा मानना है कि एक्सरसाइज बहुत बोरिंग होती है या मान लीजिए बहुत टाइम लगता है, इतना टाइम कौन देगा, तो ये क्या है, ये दर्शाता है कि उसका जो एटीट्यूड है उस बिहेवियर को लेकर के जो बदलना चाहता है वो नेगेटिव। ओके, और जैसे मैंने बताया सब्जेक्टिव नॉर्म्स। ओके, सब्जेक्टिव नॉर्म्स भी इन्फ्लुएंस करती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल उस पर्सन के आसपास का सराउंडिंग्स, उसके फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसे हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते या उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि लोग जो है, अगर आसपास के लोग अच्छे हों तो सभी वर्कआउट करते हो, जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हो, सब लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आसपास की सराउंडिंग भी कहीं इन्फ्लुएंस कर सकती है पर्सन के इंटेंशन को डेवलप करने में। ओके, क्लियर है? तो अगर नेगेटिव एटीट्यूड है एक्सरसाइज के प्रति, या जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स है विच इज नॉट काइंड ऑफ पॉजिटिव, और आपका सराउंडिंग उतना पॉजिटिव नहीं है कि वो पर्सन जो है कोशिश करे वेट को लूज करने के लिए, तो उसकी इंटेंशन उसी प्रकार की होगी और वो बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा या आएगा। पॉजिटिव इंटेंशन है तो बिहेवियर में चेंज आएगा, नहीं है तो बिहेवियर में चेंज या बदलाव नहीं आएगा। ओके, क्लियर है? बताइए। क्लियर है सर। यस, सो दिस इज द थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन। हम जो एक्शन लेते हैं उसके पीछे का रीजन जो है वो इंटेंशन से डेवलप होता है। इंटेंशन हमारी, अगर हमारी लो इंटेंशन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसका कुछ वेट का, तो एक्सरसाइज के प्रति हमारी इंटेंशन लो है क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, और जो सब्जेक्टिव नॉर्म्स है वो कहीं ना कहीं हमारे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी वजह से इंटेंशन लो है और उसको इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर में पड़ेगा, या जो हम करना चाहते हैं उसको नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? बोलिए। क्लियर सर क्लियर। आप ये चारों जो थ्योरी है इनमें किसी को डाउट तो नहीं किसी प्रकार का? पहला आपका जो सोशल मार्केटिंग का मॉडल था जो एल्बर्ट बेनूटा की थ्योरी पर आधारित है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। दूसरा हेल्थ को लेकर के है कि किस प्रकार से लोग जो है पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते किसी प्रोग्राम में, हेल्थ को लेकर के है, हेल्थ को रोकने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए लोग क्यों नहीं करते पार्टिसिपेट, तो उसको हेल्थ बिलीफ मॉडल के माध्यम से बताया गया कि पर्सन के जो बिलीफ होता है या जो बाहरी फैक्टर्स होते हैं। तीसरा जो ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल बताया मैंने, मतलब जो स्टेजेस हैं बहुत सारी, हर एक पर्सन डिफरेंट स्टेज के अंदर होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बदलता है, चेंज करता है, सोशल वर्कर वहाँ पे हेल्प करेगा तो उसको पुश करने के लिए कि उस स्टेज से वो आगे बढ़े। ठीक है, और लास्ट वाला जो हम लोगों ने अभी देखा, क्लियर है सभी को ये सभी? यस सर क्लियर है। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हमारा जो जो टॉपिक था सोशल मार्केटिंग का है, और टाइम राइट, स्क्रीन शो हो रहा है अभी? हाँ No, सर। sir. ओके, वन सेकंड।
ये दिख रहा है यहाँ यूनिट 8 का पीपीटी मैंने ओपन किया हुआ है। यस सर। ओके, यस तो अभी सर, दिख रहा है। अभी जो भी टाइम है हम लोग इसमें अभी जो यूनिट 8 से जो क्वेश्चन आए थे जून वाले एग्जाम में उसको एक बार देख लेते हैं, बाकी के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन कुछ 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन जो है यूनिट आपके 8 से आए हुए थे, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए, पहला इसका आंसर देने की कोशिश करिए। Which of the following article of the Indian Constitution of India provide for the cultural and the educational right? शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार जो है इस आर्टिकल में है। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 29 से लेकर 30। ओके, आर्टिकल 29 किस बारे में बात करता है? दैट गारंटी राइट टू रिजर्व लैंग्वेज, या जो भाषा है, जो स्क्रिप्ट है, या जो कल्चर है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन सोसाइटी का, उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व करते हैं, उसका अधिकार आर्टिकल 29 में दिया गया है। ओके, आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 में 30 में किसके सर ये बारे में? बताया गया है कि हम्म, ये अपने कल्चर को, अपने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए लोग इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं सर। यस, जो मतलब बोल सकते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं दे कैन एस्टेब्लिश और दे कैन एडमिनिस्टर देयर वन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बना सकते हैं, खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे गवर्न करना है, बाहरी किसी इन्फ्लुएंस के, जैसे मान लो गवर्नमेंट उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। ओके, लेकिन उसमें एक चीज होता है कि आप एस्टेब्लिश तो कर सकते हैं, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि इस प्रकार से माइनॉरिटी के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन उसमें एडमिशन को लेकर के जो है बाकी की कोई भी रिलीजन, कास्ट, रेस या किसी भी लैंग्वेज का स्टूडेंट है वो उसमें एडमिशन ले सकता है, उस चीज का ध्यान इसमें रखा जाता है। तो उसको डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन माइनॉरिटी कैन एस्टेब्लिश, दे कैन एडमिनिस्टर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उनको बना सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं। सो दैट इज कम आर्टिकल अंडर आर्टिकल 30। इज इट क्लियर? क्लियर है सर। यस सर, क्लियर है। व्हाट अबाउट द आर्टिकल 32? रेमेडी जी, आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब हमारे राइट है, फंडामेंटल राइट, उनके लिए, उसके लिए है, तो राइट टू सुप्रीम कोर्ट जा कॉन्स्टिट्यूशनल, सकते हैं अगर हमारे राइट का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। रेमेडी। इसका मतलब क्या हुआ? दिस द फंडामेंटल राइट, मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है उसके पास अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है, अगर उसके जो फंडामेंटल राइट किसी भी प्रकार से जो है अगर वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है या उसको जो है प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, तो पर्सन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सो दे हैव द राइट अंडर आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ओके, इसलिए बाद में मैंने आगे पढ़ाऊंगा मैं, जो रिट्स होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इशू करता है, रेट्स को जारी करता है। कोई ऑफिस है या कोई पर्सन है उसके प्रति कोई इन्फॉर्मेशन बॉडी है उसके प्रति जो है वो रेट्स जारी करेगा। जैसे कि कौन कौन सी रेट्स होते हैं, एनीबडी अगर याद है तो बताइए। ऑर्डर जारी करता है, ऑर्डर सर बोलते हैं, रेट्स बोलते हैं। एक होती है हार्बियस कॉर्पस, हाँ बिल्कुल, हैबेस कॉर्पस हो गया, एक प्रोविजन हो गया। मैंडेमस और एक प्रो। ओके, नेक्स्ट है आपका क्यू वारंटो एंड सर्च, दीज आर द सम रेट्स, उसको डिस्कस करेंगे आगे। तो ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर रहेगा, यहाँ का ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट है। आर्टिकल 29 30। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 टू 18 ये किसके बारे में बात करते हैं? राइट टू इक्वलिटी सर। राइट टू इक्वालिटी। तो मतलब इसका मतलब है कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और द रेस और द कास्ट और सेक्स और एनी काइंड ऑफ ग्राउंड। there is the provision or you can say prohibited of discrimination. So this article 18 to please note कर लीजिए, article 14 to 18 talk about the right to equality.
आर्टिकल 25 to 28. Right to freedom of religion. आर्टिकल 25 प्लीज म्यूट कर लीजिए, जब आप बोलें तब उसको अनम्यूट करिए। आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ The रिलीजन। right to religion freedom से related है सर 25 से 28. यस यस, मतलब हर एक सिटीजन को अधिकार है that they are free to practice their religion without any kind of interference or from the state. That is 25. सॉरी, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बाकी हम लोग ऑप्शन देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द लिबर्टी एज गिवन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप और लिबर्टी ऑफ लाइवलीहुड। क्या आंसर होगा? भारतीय संविधान जो प्रीएम्बल है वो गारंटी करता है, गारंटी देता है लिबर्टी टू ऑल द सिटीजन। नाउ दिस इज द लिबर्टी ऑफ थॉट। थॉट का मतलब क्या होगा? थॉट का मतलब है कि अपने पर्सन अपने ओपिनियन रख सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। फ्रीडम टू थिंक फ्रीली एंड दे कैन मेक देयर वन ओपिनियन, दैट इज लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब दे कैन एक्सप्रेस देयर वन थॉट, देयर वन ओपिनियन थ्रू दी स्पीच। जैसे स्पीच के माध्यम से लोग जो है बोलते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अपने उनके जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो बोल पाते हैं। तो जो स्पीच में जो फ्रीडम है, या लिख पाते हैं, जैसे जो राइटर होंगे तो वो लिखेंगे, या कोई भी पर्सन होगा वो कम्युनिकेट करेगा किसी भी माध्यम से, तो वो कहलाता है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ एंड फेथ, कि कोई पर्सन कोई भी रिलीजन या जो फेथ है उसमें बिलीव कर सकता है, दे हैव फ्रीडम, दे कैन आल्सो प्रैक्टिस एंड लिव। लिबर्टी ऑफ वर्शिप, वर्शिप मतलब होता है कोई भी गॉड या उसको, दे हैव फ्रीडम टू वर्शिप एनी गॉड, जो भी उनकी बिलीफ है। तो सभी के सभी आपके आ जाएंगे चारों। लिबर्टी ऑफ लाइवलीहुड नहीं है उसके अंदर, वो अलग आ जाएगा। ओके, दीज आर द फोर दैट इज कम अंडर द लिबर्टी। ABCD विल बी राइट आंसर। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन, मतलब इसमें ऐसे कुछ नया क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अब हम लोग अभी पुराने क्वेश्चन अभी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाया, फ्रेम किया गया है, बाकी पुराना नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसको बताइए, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें से हम लोग अभी देख चुके हैं बहुत सारे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कल्चरल एजुकेशन राइट। तो अगर आपने पहले वाला क्वेश्चन करेक्ट किया होगा तो ये क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, बट बस दो बार रिपीट किया है, थोड़ा सा चेंज है। राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 to 18, जो अभी हम लोग बात किए थे, तो ये वाला फोर्थ के साथ पेयर हो जाएगा। और यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, सो नाउ यू कैन सी कि ये जो दो क्वेश्चन है, ये वाला, ये क्वेश्चन, ये तो आप दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है, मतलब अगर आप पहला वाला कर पाएंगे तो ये इसका भी आंसर करेक्ट कर पाएंगे। बाकी क्या पेयर कर लेना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन आपका आर्टिकल 23-24 में आएगा। मतलब इसके अंदर जो फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर है या बॉन्डेड लेबर है, उसको प्रोवाइड किया गया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन के अंदर। सो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 54। Which generation of human rights promotion has been ascribed to the social or profession? सही। सोशल प्रोफेशन हम लोग किन जनरेशन ऑफ राइट की बात करते हैं? ये बात तो हम सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा फोकस होता है पर्सन, पर्सन पर, वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर विद द आंसर। फोर का बी, बी, सी, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन,
ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर बी है। ये जो डिफरेंट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं किसके द्वारा दिए गए? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, नया नहीं। दैट इज कैरल पैसक के द्वारा दिया गया था। ये ह्यूमन राइट्स स्कॉलर थे, इनके द्वारा ये डिफरेंट एक आइडिया डेवलप किया गया कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से ह्यूमन राइट्स जो है एवॉल्व हुए पहले से। तो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट होते हैं, दूसरा आपका सेकंड जनरेशन राइट्स के अंदर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स आ जाएंगे। थर्ड के अंदर सॉलिडारिटी राइट्स, सॉलिडारिटी राइट्स। पहला है आपका फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सिविल एंड पॉलिटिकल। सिविल पॉलिटिकल मतलब क्या हुआ? राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये सभी आपके फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आएंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, these are come under the first generation of rights, that is civil and political rights. Okay, ये सभी की सभी ये जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स हैं इनके बारे में चर्चा की गई है। यूएन का जो डिक्लेरेशन था, यूएन डिक्लेरेशन, इसका मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूएन डिक्लेरेशन। एंड इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966, उसके अंदर आर्टिकल जो 3 से लेकर 21 तक आर्टिकल है इस कन्वेंशन के अंदर, उसमें सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात की गई। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स की चर्चा की गई है आर्टिकल 3 से लेकर 21 तक, दैट इज अंडर द यूएन डिक्लेरेशन और आल्सो इन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। ये आपका अलग से भी एग्जाम में आता है 1966। ओके, इसको बाद में 1976 में जो इन्फोर्स किया गया था, मतलब ये जो आर्टिकल है इन्फोर्स किया गया, दैट इज सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दैट इज द फर्स्ट जनरेशन राइट्स। इज इट क्लियर? अगर ये सभी फर्स्ट जनरेशन राइट्स को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट है जिसमें आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 21 तक फर्स्ट जनरेशन राइट्स की बात की गई है यूएन डिक्लेरेशन में। उसके अलावा ये जो इंटरनेशनल कन्वेंट था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, उसमें है। इसी प्रकार से दूसरा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, जो कि सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आएंगे। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एनीबॉडी, कौन कौन से हो सकते हैं इकोनॉमिक और कल्चरल राइट? इकोनॉमिक में आपका राइट टू वर्क आ जाएगा, ओके, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू एजुकेशन, उसके अलावा और इसी प्रकार के जो है राइट आपके सोशल सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आएंगे। ओके, बाकी जो वेलफेयर एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट की जाती है वो आपकी इसी के अंदर आएगी। मतलब ये जनरेशन जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है, बोल सकते हैं ऑब्लिगेशन होता है कि किस प्रकार से वेलफेयर एक्टिविटी के माध्यम से, प्रोविजन के माध्यम से ये सभी के सभी राइट सिटीजन तक मुहैया कराए जाए। जैसे राइट टू वर्क है, नरेगा के माध्यम से, या हेल्थ केयर फैसिलिटी दी जाती है, ओके, एजुकेशन, शिक्षा, सभी को शिक्षा दी जाती है, या सोशल सिक्योरिटी, ये सभी सेकंड जनरेशन में राइट्स के अंदर आते हैं। तो ये क्लेम किया सकते हैं उनके बाद थ्रू दी स्टेट। तो इन सभी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो एक्ट है, सॉरी, वो दैट इज फ्रॉम आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 27, दैट इज इन द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स 1966, जो कि मैंने भी बताया हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स में, जिसको हम सॉलिडारिटी राइट्स बोलते हैं। सॉलिडारिटी का मतलब क्या हुआ? सबके लिए, ओके, पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, दैट इज सॉलिडारिटी राइट्स। जैसे राइट टू पीस, तो पीस किसी एक इंडिविजुअल या 2-4 लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। ओके, राइट टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दैट इज आल्सो वी कैन से लाइक राइट टू डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो द थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो पूरी सोसाइटी के लिए, पूरे ग्रुप के लिए जो एक कलेक्टिव राइट्स होते हैं, ना कि इंडिविजुअल राइट्स होते हैं, उनको हम थर्ड जनरेशन राइट बोलते हैं। इसलिए हम कलेक्टिव राइट्स बोल सकते हैं, सॉलिडारिटी राइट्स बोल सकते हैं, या कम्युनिटी राइट्स भी बोल सकते हैं। राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, राइट टू पीस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ओके, ये सभी की सभी
थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के अंदर आएंगे। क्लियर है। और जो तीसरा थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा तो बहुत सारी समिट में हुई, जैसे अर्थ समिट है या स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये सब में इनके बारे में थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की, क्योंकि वो एनवायरमेंट को लेकर के है और बाकी की चीज़ों को लेकर के है। तो ये आपका सॉलिडारिटी राइट्स या कलेक्टिव राइट्स बोलते हैं इसको, थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। ओके। और सोशल वर्क में हम लोग जनरली फोकस करते हैं ये इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स पर। ओके। ऑल्दो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है, तो सोशल वर्क तो फोकस इन्वायरमेंट पे भी करता है और बाकी, लेकिन इसमें चूंकि हमको एक ऑप्शन देना है तो सेकंड जनरेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। हेलो। यस सर, क्लियर यस है। सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। क्लियर है। ये सब मैं आपको इसका नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर साफ सुथरा लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, इसको पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन आगे से तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, द नॉन लीनियर सोशल वर्क प्रोसेस विथ asylum seekers and refugee consist of 5 एलिमेंट। कौन कौन से होते हैं? अब ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस पढ़ेंगे तो आंसर लगा सकते हैं। जैसे पहले इसमें ये दिया हुआ ऑप्शन देख लीजिए, सब में ये है, मतलब पहले ये तो आएगा ही आएगा, तो आपको लास्ट में ई है। बी, बी और ई में देख लीजिए कौन आएगा लास्ट में। बी फ्रेंडली और एडवोकेसी में क्या आ सकता है? बी फ्रेंडली तो बीच में आएगा ना, तो ये तो नया ऑप्शन है ये वाला। अब देखिए, क्योंकि इसमें लिखा है नॉन लीनियर, इसका मतलब हुआ कि हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टेज में जो है एंटर कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम असाइलम सीकर्स की, रिफ्यूजी की, सो वी कैन पोजीशन सेल्फ इन दी एनी पॉइंट, मतलब यहाँ पर जैसे वेलकमिंग है, फ्रेंडली है, मेडिएशन है, तो किसी भी स्टेज में हो सकता है। सो दिस इज द नॉन लीनियर सोशल प्रोसेस विद द असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजी। तो 5 एलिमेंट, वेलकम पहले आएगा। वेलकम मतलब होता है कि जो असाइलम सीकर है, रिफ्यूजी है, उनको एक सेफ इन्वायरमेंट, स्पेस क्रिएट करके देना, ताकि कंफर्टेबली वो जो है रह पाए। दूसरा है अकम, क्या आंसर दिया आप लोगों ने? फर्स्ट सी, आंसर किसी के नहीं आया है। संजीव कुमार फर्स्ट, और एनीवन? अभी एवरन सी, डॉक्टर विवेक ए, ए, बी, बी की तो किसी का नहीं है ना, बी किसी का नहीं है, हाँ, तो बी हटा देते हैं। अब दो ऑप्शन बचे अपने पास, ए और सी। ए और सी को देखिए एक बार दोबारा से, आंसर सब लोग नहीं दे रहे हैं, 2-3 के आंसर आए, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? कुछ भी आंसर टाइप करिए, लिखिए यहाँ। अगर तुक्का ही मानना है, तुक्का भी कोशिश करिए, एग्जाम में तो आपको ही आंसर मार्क करना है ना, तो कोशिश करिए क्या आंसर हो सकता है। दो ऑप्शन मैंने दिए आपको, ए बी सी डी ई सही सीक्वेंस है, या ए सी डी ई बी, ए डी सी बी। ओके, देख लेते हैं। पहला वेलकमिंग ठीक है, दूसरा क्या आएगा? बी आएगा या डी? बी में लिखा है बी फ्रेंडिंग, और नेक्स्ट है आपका अकम्प्लिस, सॉरी, अकम्पनीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? उनको काइंड बोल सकते हैं कि जो असाइलम प्रोसेस है उसमें एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना या कि हेल्प करना, मदद करना, जो स्टार्टिंग फेज होता है वेलकमिंग के बाद, वो आपका आएगा अकम्पनी देना। मतलब कंपनी मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल या इमोशनल सपोर्ट इंश्योर करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ओके, जो पूरा एसएलएम प्रोसेस होता है उसमें, सो वो आपका आ जाएगा सेकंड वाला। सो यू कैन मार्क डी। उसके बाद आपका बी फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो एसएलएम सीकर्स हैं, रिफ्यूजी हैं, वो धीरे धीरे करके एक रिलेशन बिल्डअप करते हैं। जैसे मैंने पहले वाले स्टेज में बताया कि इमोशनल सपोर्ट देना, तो वो आपका इसके बाद आएगा बी फ्रेंड। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, फिर आएगा बी। बी मतलब मीडिएशन। मीडिएशन किसके बीच में? मतलब बहुत सारी पार्ट गवर्नमेंट हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए एज ए सोशल वर्कर आप किसी एनजीओ में या किसी वेलफेयर एजेंसी के माध्यम से
हेल्प पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एडवोकेसी होगी, एडवोकेसी है मेडिएशन। हाँ, मेडिएशन का मतलब हुआ कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसी है, या बाकी के जो स्टेक होल्डर होते हैं, डिफरेंट पार्टी है, तो उनके बीच नेगोशिएट करना, कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कराना, ओके, और जो असाइलम सीकर है उनको मदद करना, हेल्प करना, दैट इज मीडिएशन। तो आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब जो उनके बिहाफ पे बात करना। एडवोकेसी मतलब होता है कि जब हम किसी के बिहाफ से बात करते हैं, स्पीक करते हैं, सो ऑन द बिहाफ ऑफ द असाइलम सीकर रिफ्यूजी वी आर एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट, सो दैट इज कॉल्ड एज एडवोकेसी करना। क्लियर है? बोलिए। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सर इसमें जो है ए वाला की मतलब ए के बाद बी क्यों नहीं होगा, बी फ्रेंडिंग? देखो बी फ्रेंडली हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो नहीं सकता, लेकिन जो ऑप्शन नंबर इसके बाद जो ऑप्शन डी है, ओके, अकम्पनीमेंट का मतलब यही होता है कि हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, और बी फ्रेंडली का मतलब होता है कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्डअप करना। तो रिलेशन बाद में बनता है, पहले हम उनको जो है एक काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट देते हैं। जो असाइलम प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली तो आप भी फ्रेंडली नहीं होंगे, या जो रिलेशन है, रिलेशन बिल्डअप करना होता है फ्रेंडशिप या किसी प्रकार का, वो तो बाद में आता है। पहले हम जो है हम उनको एक काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट देते हैं थ्रू दी असाइलम प्रोसेस, ओके। देन जब तक हम उनके साथ फ्रेंड यस, जब तक हम फ्रेंडली नहीं होंगे एसाइलम सीकर्स के साथ, फिर उनको हम कैसे इमोशनल सपोर्ट देंगे सर? फ्रेंडली का मतलब मीन्स ये नहीं हमें कि तो आपको उनके direct- साथ जो है नहीं देखो, फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि फ्रेंडली का मतलब होता है रिलेशन बिल्डअप करना, आपको पांच ऑप्शन के हिसाब से समझना होगा इसको। ठीक है, फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि आप जिससे बात कर रहे हैं दैट इज नॉट फ्रेंडली, ओके, वो तो आपका सिंपल हुआ कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करने में आप उनको एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं। इमोशनल सपोर्ट किसको देते हैं? जिनको जरूरत है, रिफ्यूजी है, सीकर्स। तो उनसे रिलेशन बनता है, फिर बनता है रिलेशन, जो मैंने पहले भी प्रिंसिपल में पढ़ाया हुआ है कि पहले अगर हमको रिलेशन बिल्डअप करना है तो हमको सही तरीके से कम्युनिकेट करना होगा उनसे, ओके, उनसे बात करना होगा। जो जैसे मान ली क्लाइंट है या कोई पर्सन है यहाँ पर रिफ्यूजी है, तभी हम रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो रैपोर्ट बिल्डिंग करनी होती है, तो हम जो शुरुआत में एक इमोशनल सपोर्ट ओके देते सर। हैं, तो हम उसको अकम्पनीमेंट बोल सकते हैं। देन बी फ्रेंडली का मतलब यहाँ पर रिलेशन बिल्डअप करना, सिंपल। फिर उसके और बाकी फिर आप इसको अगर सीक्वेंस में लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी ही सही सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर डी नहीं आएगा। डी मतलब आप अगर डी यहाँ पर पेयर कर देंगे, जैसे आप फर्स्ट ऑप्शन ले रहे हैं, तो अकम्पनीमेंट तो लास्ट में तो नहीं आएगा, क्योंकि एडवोकेसी करनी होगी हमको पहले, मतलब एडवोकेसी लास्ट में आएगा ना, ये तो पहले आ जाएगा ना। तो एडवोकेसी तो पहले नहीं आ सकता, एडवोकेसी लास्ट में आएगा। उसके बाद सी आ रहा है आपका मेडिएशन करना, मेडिएशन तो पहले नहीं आएगा, राइट, मेडिएशन बाद में आएगा डी के। वैसे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, ऐसे अगर आपको देखना चाहते हैं कि अगर बी फ्रेंडली को हम पहले डालना चाहते हैं, देन आल्सो ऑप्शन नंबर सी और डी कैसे उसको आप फिट बैठाएंगे, है ना। तो डी के बाद ही सी आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही आपका होगा नहीं। समझ में आ रहा है? यस सर। क्योंकि मेडिएशन तो हम तब करेंगे जब हमारा उनसे रिलेशन बिल्डअप हो जाएगा। कंपनी में अगर आप मान रहे हैं कि वो बी फ्रेंडली के बाद आ रहा है, तो मेडिएशन तो उसके बाद आना चाहिए, तो इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। ये डी सी होना चाहिए, तो फिर आपका ये ऑप्शन वैसे भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज सी। क्लियर है? सो यस दीज सर आर द क्लियर। 5 क्वेश्चन जो कि जून एग्जाम में आए हुए थे। इसमें से जैसे ये क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास ये लगा सकते हैं आंसर इसका। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन भी, ये तो ये कि एग्जाम में 2 बार आ गया है, तो इसमें ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको पता है, ये वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है। लिबर्टी ऑफ लाइवलीहुड पता होता है सबको कि इसके अंदर तो नहीं आएगा ना, लिबर्टी के अंदर। तो आप ऑप्शन नंबर ई जहाँ जहाँ पर एलिमिनेट करेंगे, तो बाकी ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, तो आपको ये पता होगा कि लिबर्टी ऑफ थॉट तो आएगा ही आएगा, ये तो बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर ये नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं ऐसे करके। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करना आपको होगा हर जगह जहाँ पर लग रहा है और जहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है इसको से। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है। ये ज्यादा 5 क्वेश्चन जो कि इस बार आए हुए थे, और हम लोग अभी क्योंकि टाइम अभी